नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन करके किसान कमाएं अच्छा लाभ। गोभी वर्गीय फसलों में समय पर करें कीटों का नियंत्रण। किसान भाइयों, मछली पालन छोटे तालाबों, झीलों आदि में किया जाता है और हमारे प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज बहुत से किसान मछली पालन करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और मछली पालन व्यापार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इनके पालन में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सोना दुबे से। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। आज मछली पालन के लिए सरकार भी बहुत सुविधाएं और बहुत ज़्यादा राशि जो है हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये समय जो है जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है, मत्स्य बीज संचयन करने का बहुत उपयुक्त समय है। हमें मालूम है कि मछली का जो बीज है, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, सबसे छोटा जो होता है स्पॉन होता है, जो कि 8 mm तक का हो सकता है। फिर फ्राई होता है, फिंगरलिंग होते हैं, जो क्रमशः अपने साइज में बड़े होते हैं। परंतु जो स्पॉन और फ्राई होता है, उनकी हमें देखभाल उपयुक्त बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जिस हेतु बहुत आवश्यक है कि हम उनके बीज संचयन करने के पूर्व तालाब का प्रबंधन करें, उसकी तैयारी करें। जो किसान बहुत पहले से मछली पालन कर रहे हैं, उनमें से कई किसान बड़े स्तर पर आज मछली पालन का काम कर रहे हैं और आज अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कोई भी व्यवसाय हो, उसमें तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव का होना जरूरी है। मछली पालन में देखा जाता है कि मछली बीज का चुनाव करने में किसान गलती कर देते हैं और तालाब में कम मछलियां ही बच पाती हैं। इसलिए नर्सरी तालाब या रियरिंग तालाब या प्रोडक्शन तालाब में बीज का संचय करना हो तो सावधानी जरूर रखें। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मछली का जो सबसे छोटा बच्चा स्पॉन होता है, उसको हम नर्सरी तालाब में रखते हैं। नर्सरी तालाब और रेयरिंग तालाब में क्रमशः हम जो बीज रखते हैं, उसमें हम स्पॉन और फ्राइज रखते हैं। किसी किसान या सरकारी संस्थाओं से स्पॉन लेने के बाद इसको पहले नर्सरी तालाब में रखा जाता है। यहाँ 15 से 20 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद ये फ्राई साइज की हो जाती हैं, जिनका आकार 20 से 25 मिलीमीटर तक हो जाता है। इसके बाद इन मछलियों को रियरिंग तालाब में डालते हैं। यहाँ 30 से 40 दिन तक पाला जाता है। इस अवस्था को फिंगरलिंग कहते हैं और अंत में फिंगरलिंग को उत्पादन तालाब में संचय करते हैं, जहाँ इसे बड़ा करके बेचा जाता है। तो आप चाहे जिस भी तालाब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी ठीक से तैयारी करके ही बीज का संचयन का काम करें। और इनमें हमें संचयन के पूर्व जो तैयारी करनी है, उसमें सबसे पहले है लाइमिंग। लाइमिंग में हम चूने का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसके कीट और जो मिट्टी की क्वालिटी है, उसका हम पीएच नियंत्रण कर सकें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं, जो कि मिट्टी के और पानी की जो पीएच होता है, उसकी मात्रा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर इसमें कुछ संतुलन नहीं रहता है, तो मछलियों की ग्रोथ में भी असर आता है और पानी की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता खराब होती है, और जिससे मछलियों में रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चूने का जो हम प्रयोग करते हैं, वो 250 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं, अगर काली मिट्टी हो तो। और अगर एसिडिक होता है तो उसमें हम
500 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है वैसे वैसे हम इस लाइम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। साथ ही जो हम मैन्योरिंग करते हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो ये इसमें हम गोबर की खाद, ज़्यादातर मुर्गी की खाद हो सकती है, गोबर की खाद, इसमें थोड़ा सा यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। एक बात और है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रचलन है, तो कोशिश यही करें कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसकी मात्रा कम या ना के बराबर ही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों का उपयोग करके और मछलियों का जो जीवित भोजन है उनको हम उत्पन्न करें। आप तालाब की तैयारी चाहे जिस मछली को संचय करने के लिए कर रहे हो, तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए 15 से 20 दिन पहले ही इन बताई गई चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही मछली बीज का संचय करें। अगर आप उत्पादन तालाब में मछली बीज संचय कर रहे हैं तो संचय दर, प्रजातियों और आहार के साथ कई और विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसा कि बताया जा रहा है। मछलियों को जो आमतौर पे हम पालते हैं तो इंडियन मेजर कार्प, जिनको हम भाकुर मछलियां भी बोलते हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, अगर हम 3 प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं जिसको कि हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कतला सबसे ऊपर की सतह में रहती है, रोहू जो होती है कॉलम में या बीच में रहती है, और मृगल सबसे नीचे रहती है। तो किसान भाई हमारे इन तीनों प्रजातियों का एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मछलियां भी होती जिनको हम एग्जॉटिक मछलियां बोलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जानते होंगे जो मछली पालन का कार्य करते हैं कि इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प होती हैं, तो इनको भी हम 6 प्रजातियों को भी साथ में रख सकते हैं। और इसमें इस तरह से इनको रखना है कि क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला में नहीं आती, और एक तालाब में अगर इनका हम रख के इनको पालते हैं तो कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा भी होता है, तालाब भी हमारा नियंत्रण में रहता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इन 6 प्रजातियों की संख्या की हम बात करते हैं तो ऊपरी सतह पे जैसे मैंने बताया कतला होती है और सिल्वर कार्प होती है, जिनको कि 20-20% हम ले सकते हैं। 20% कतला, 20% जो होगा वो हम सिल्वर कार्प लेंगे। संख्याओं में अगर हम देखें तो 2000 करीब कतला, 2000 सिल्वर कार्प, बीच की सतह में रोहू 15% और ग्रास कार्प 15%, यानी 1500, और निचली सतह में भी 1500 और 1500, जिसमें मृगल और कॉमन कार्प आएगी। इस तरह से 1 हेक्टेयर का ये अनुपात में हम इन मछलियों को 6 प्रजातियों को पाल सकते हैं। मछली बीजों को जब हम हमारे हैचरी यूनिट से जब स्पॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो अच्छे से उनको पॉलीथिन बैग में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा में उनको लेके जाएं। कहीं से ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होना चाहिए, और जब वो तालाब में उनको डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट को खोलने के बाद थोड़ा सा पानी हमारे जो बैग होता है उसमें अंदर बाहर थोड़ा सा होने जाए, यानी जो हमारे तालाब का पानी है वो हल्का सा अंदर बैग में लें, धीरे धीरे उसको मिक्स करें। इसके बाद वो पूरा के पूरे जो बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ दें, जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। टेम्परेचर अलग हो सकता है, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है 2 जगह की, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा फर्क पड़ सकता है। और मछली का पालन जो है अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ भी, और अन्य जो हमारे लाइफ स्टॉक है एनिमल्स उनके साथ भी कर सकते हैं। तो किसान इनको अपना के मछली पालन को अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। T20 में गायकवाड़ को 143 स्थान का फायदा। पीएम मोदी नमन के बाद के 100वें एपिसोड पूरे होने पर भोपाल में बन रहा अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड। रविंद्र भवन में 100 एपिसोड में उठाए गए मुद्दों पर 100 विशेषज्ञ कर रहे 100 घंटे तक चर्चा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर बोले सीएम शिवराज, सारा दिन
ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कई किसान गोभी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इस मौसम में फसल पर शुरू से ही हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है। इसका सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। इसीलिए समय रहते इन कीटों की पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो आप गोभी वर्गीय फसलों में कैसे करें कीटों की रोकथाम, जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। इसमें बहुत सारी ऐसे कीट और व्याधि का आक्रमण आतंक होता है जिससे कि गोभी वर्गीय सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। जिनमें कुछ प्रमुख कीट हैं, जैसे कि आपका एक हीरक पृष्ठ शलभ आता है, डायमंड बैक मॉथ जिसको हम बोलते हैं। वो कीट क्या करता है, पत्तियों की ऊपरी सतह पे अंडे देते हैं, जो कि अंडा हल्के पीले रंग लिए होते हैं। इस कीट की सुंडियां अंडे से बाहर निकलते ही पत्तियों की ऊपरी सतह को कुरेच कर खाना शुरू करती है, जिससे फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। इस कीट की सुंडियां जैसे ही अपनी अगली अवस्था में जाती है, तो जो इसकी जो बड़ी वाली अवस्था होती है, जिसको एडल्ट हम लोग बोलते हैं, उसको पहचानने का तरीका है कि हम लोग उसको अगर ऊपरी सतह के जो पंख वाली पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो उस पर एक हीरे के आकार का एक चित्र बना रहता है, जिससे इसका नाम दिया गया है डायमंड बैक मॉथ या फिर हीरक पृष्ठ शलभ बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस कीट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2:1 के रेशियो में मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर का प्लांटिंग करते हैं। जैसे कि दो लाइन अगर हम लोग गोभी का लगाते हैं, उसके बाद एक लाइन में हम लोग सरसों लगा देते हैं। इससे लगाने से फ़ायदा क्या होगा, सरसों की जो फसल है वो अट्रैक्टेंट का काम करता है, और जो कीट हमारा जाना चाहिए गोभी के ऊपर में वो सरसों के ऊपर में चला आता है, जिससे हमारा मेन क्रॉप बच जाता है। हीरक पृष्ठ शलभ के लिए बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 15 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा मेन फसल पर होने लगता है, तब उस समय हम लोग कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नामक एक दवा का इस्तेमाल करते हैं। 0.25% करके उसका जो गोभी है या फिर पत्ता गोभी है उसके ऊपर में हम लोग अच्छे छिड़काव करते हैं, जिससे इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कीट का आतंक इस पे होता है जिसका कि नाम है मस्टर्ड एफिड, जिसको कि हम लोग सरसों की माहू बोलते हैं। मुख्यतः ये सरसों के ऊपर में इस लाही का आतंक होता है, लेकिन सरसों के ना होने की वजह से ये गोभी वर्गीय सब्जियों में भी इसका आतंक देखा जाता है। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। माहू के नियंत्रण के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। अगर रासायनिक विधि के अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक पीला प्रपंच होता है, जिसमें कि एक पीले रंग का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर में गम चिपका होता है। अगर उस ट्रैप को हम लोग फील्ड में लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं, तो माहू उस पे जाकर के चिपक जाता है, जिससे हम माहू को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा, चूँकि ये पत्तियों के रस को चूस करके खाता है, इसलिए हम लोग कोई भी सकिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा इमिडाक्लोप्रिड है 1 ml प्रति 3 लीटर पानी मिला करके हम इस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा एक कीट आता है इसमें, जिसको कि कैबेज बोरर बोलते हैं। ये क्या करता है कि गोभी या फूलगोभी जैसी सब्जियां हैं, इसके ऊपरी सिरे वाली भाग है उसमें छेद करके उस फसल को नुकसान करते हैं।
तंबाकू की सूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु हम लोग क्विनलफॉस नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विनलफॉस नामक दवा का हम लोग 1.25% प्रति 2 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर सकते हैं इस कीट का नियंत्रण करने के लिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क से भरा हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद। सीएम शिवराज का धुआंधार दौरा जारी। शहडोल में रोड शो के बाद मेधावी छात्रों को बांटी स्कूटी। शहडोल को नगर निगम बनाने का किया ऐलान। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर कमलनाथ ने दी बधाई। कहा, नेहरू जी की वैज्ञानिक सोच के परिणाम और इसरो के चंद्र अभियान की सफलता के लिए हर भारतवासी को और वैज्ञानिकों को बधाई। कल हो सकता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ फसलों में तिल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका उत्पादन साल में 3 बार लिया जा सकता है। इसकी बाजारी मांग भी सबसे ज्यादा है और इसे देखते हुए किसानों के लिए तिल की खेती काफी लाभकारी है। तो जिन किसान भाइयों ने तिल की बुआई की है, उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजराज सिंह कंसाना से। देश की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है तिल। तिल की फसल का उत्पादन खासकर ऐसी जगहों पर जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ऊंची नीची जमीन है या हल्की जमीन है, उन क्षेत्रों में तिल का उत्पादन किसान भाई करते हैं। तिल से भी हम अच्छा सा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम अच्छा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगर अपन बात करें तो लगभग 15 से 20 दिन या महीने भर की स्टेज का है, तो उन किसान भाइयों को अपने खेत में पानी की उपलब्धता के अनुसार यूरिया का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग में करना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सल्फर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। अगर खेत में नमी नहीं है तो यूरिया का प्रयोग करने से हमें फायदा नहीं होगा। तो बरसात के बाद या पानी लगा रहे हैं आप, तो पानी लगाने के बाद तिल्ली की खेत में आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई का काम करते हैं तो उसमें जो खरपतवार नियंत्रण है उनके लिए भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और खरपतवार अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हाथ से निकलवा के या निदाई गुड़ाई करके या व्हीलों का प्रयोग करके 2 लाइन के बीच में हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल पर खरपतवारों को होने वाले प्रभाव को हम कम से कम कर सकें। जल प्रबंधन में तिली में, चूंकि तिली एक बहुत ही कम पानी चाहने वाली फसल है, तो पानी जल निकास के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर अपन प्रयास करके उसको सीड्रिल से बुआई करने में कामयाब होते हैं और मेड़ नाली विधि से बोते हैं, तो उससे हम काफ़ी हद तक पानी को जो निकाल भी सकते हैं और उसको विपरीत परिस्थिति में उसको पानी की कमी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कई बार एक पानी से दूसरे पानी के बीच में 15 से 20-25 दिन का गैप हो जाता है, 1 महीने का भी गैप हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पानी की कमी के कारण हमारी फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
इसके अतिरिक्त तिली में फिल्लोडी बीमारी देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान तिल में पहुंचाती है और वायरस के कारण होती है। तो इसके लिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी खेत हम यूज़ कर रहे हैं वो पहले सालों में उसमें ये बीमारी ना आई हो। अगर उसमें लगातार ये बीमारी देखने को मिल रही है तो क्योंकि मेनली सॉयल बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज़ है, तो मिट्टी से आपके खेत में अगर तिली की में ये बीमारी देखने को मिल रही है तो आप उसमें फसल चक्र का प्रयोग करें और उसमें 2, 3, 4 साल तक कम से कम तिली की फसल ना लगाएंगे। किसान भाइयों, फाइल लोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं, ताकि रोग फैलाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोनी के बाद छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करते हैं तो तिली की फसल में तिलहौक मौत या दूसरा कोई सकिंग पेस्ट, इल्ली तिल्ली में अगर हमें देखने के लिए मिलती है तिल की फसल में, तो आपको निश्चित तौर पर सबसे पहले उसकी पहचान करके उसमें उपयुक्त इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर सकिंग पेस्ट आ रहा है तो हम कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें इल्ली देखने के लिए मिल रही है तो इल्ली में इमामेक्टिन बेंजोएट दवा है जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिससे उसकी जो कीड़े हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है और हम अपनी फसल को सुरक्षित करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुरेखपुर जिला नीमच के किसान जीवन चौधरी ने। आप दुधारू पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जीवन चौधरी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अब हमारे पशुओं में किस तरह से ये संक्रामक रोग खुरपका और मुंहपका फैलता है उसकी जानकारी थोड़ी आपको देना चाहेंगे। ये खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में एक संक्रामक रोग है और इसके मतलब फैलने का खाली संपर्क से तो फैलता भी है, दाना पानी चारा और उस जगह पर भी फैलता है जहाँ पर संक्रामक पशु बंधा हुआ है। इसलिए जैसे ही पशु संक्रामक होता है तो सारे पशुओं को उससे अलग कर दें। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। पशुओं में इसके लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं ये आपको थोड़ा बताते हैं। पहले में क्या होता है, स्वस्थ पशु जैसे ही उसको अचानक तेज बुखार आता है। दूसरे लक्षण में उसके मुंह पर और खुर के बीच फुंसी हो जाती है और तीसरे लक्षण में पशु लड़खड़ाने लगता है और उसके मुंह से लार आने लगती है। पशुपालकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये मुख्य रूप से गाय और छोटे बछड़ों में तेजी से फैलता है और ये अपने भैंस वगैरह में इतना तेजी से नहीं फैलता जितना गाय और छोटे बछड़ों में ज़्यादा फैलता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है।
ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है, पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या उपचार करना है, जैसे ही लक्षण दिखें अब उसके उपचार किस तरह किए जाएं। संक्रामक पशु को अलग करके उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन से उसके छालों को, जो भी फुंसियाँ हुई हैं, उनको वॉश करवाया जाए। उपचार में प्रथम आपको जो एंटीसेप्टिक लोशन पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना है उसको गुनगुने पानी में करीब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल दें और उसको गुनगुना पानी रहने से उसको वॉश करवाएं। मुंह पर भी वॉश करवाएं और उसके खुर को भी वॉश करवाएं। और जो उसके बाद बीटाडिन जो एंटीसेप्टिक लोशन है उससे स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद आप एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दें, फिर दर्द निवारक इंजेक्शन दें, फिर उसके बाद उसको ऑइंटमेंट लगाएं। इस तरह कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक उपचार करना है। और जो ज्ञावन पशु है उसमें आपको एंटीबायोटिक समझ के देना है, मतलब उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं और जो नॉन गर्भित पशु रहते हैं उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इस तरह कम से कम 3 से 5 दिन उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएं जिसमें वो पूरी तरह से लक्षण काबू में आ सके। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशुओं को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। संक्रामक पशुओं में टीकाकरण मुख्य मेन है कि इसका समय पर अगर आप टीकाकरण करवा लें तो आप अपने पशु को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, ताकि उसके दुग्ध उत्पादन पर कोई असर ना आए। और खासकर विशेष रूप से हमारे जो डेयरी पशुपालक हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समय पर अपना टीकाकरण करवाएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।